सभी को नमस्कार। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। और कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के परिचय जानते हैं। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की थी। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख पुरस्कार हैं कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और केरल का कुमारन आसान पुरस्कार शामिल है। अब बात इनकी रचनाओं की करें तो काव्य संग्रह और कहानी संग्रह इन्होंने लिखे। इनके काव्य संग्रह में पहला है चक्रव्यूह, जो 1956 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद परिवेश, हम तुम, अपने सामने, दूसरा कोई नहीं, इन दिनों, और एक प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा जिसका नाम है आत्मजयी। इस तरह इनके कहानी संग्रह हैं। आकारों के आसपास, समीक्षा लेखन है आज और आज से पहले, और सामान्य लेखन है मेरे साक्षात्कार। और हमारी जो ये कविता है, कविता के बहाने, ये इनके इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कुंवर नारायण के काव्य लेखन की विशेषताओं की हम बात करें तो कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन हमें देखने को मिलता है। कुंवर जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, वितराग से आसे अनासक्त, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुई एक संवेदनशील मन में उठने वाला द्वंद्व ऊहापोह के रूप में पढ़ी जा सकती है। ऊहापोह का मतलब है उलझन की स्थिति। इनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। भाषा और विषय की विविधता इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। यथार्थ मतलब जो वास्तविकता के निकट हो। साथ ही सहज काव्य सौंदर्य बोध भी इनके लेखन की विशेषता है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल संवेदना है। मुकम्मल मतलब पूरी तरीके से, उचित तरीके से जीवन को जानना। इसीलिए संयम, संभ्रम, प्रसन्नकुलता उनकी कविता के बीज शब्द नहीं है। यदि हम आज पढ़ी जाने वाली कविता के बारे में जानें तो बताया गया है कि कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है और यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता से आशय है कि आज मनुष्य जीवन में यंत्रों का वर्चस्व होता जा रहा है।
भौतिकतावाद के बढ़ते प्रभाव के कारण यंत्र हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं और उससे हमारे हृदय की जो संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। और कविता का सीधा संबंध मनुष्य की संवेदनाएं, उनके भावनाओं से है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है कि यांत्रिकता की अधिकता वाले समाज में भी किस तरीके से कविता अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। ये कविता एक यात्रा है जो हमें चिड़िया से फूल और फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा कराती है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ एक बच्चा है। कवि का मानना है कि चिड़िया की उड़ान की अपनी एक सीमा होती है। फूल के खिलने की भी इसी तरह एक सीमा होती है और फूल के खिलकर मुरझाने के रूप में ही हमें उसकी परिणति, उसका बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन बच्चे के सपने हैं वो असीमित होते हैं, बच्चे की कल्पना है वो असीमित होती है, बच्चे के अंदर जो ऊर्जा होती है वह असीमित होती है। बच्चों के खेल में किस प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। कविता भी कवि के अनुसार शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन यानी सजीव या निर्जीव, अतीत या वर्तमान और भविष्य सभी एक उपकरण मात्र बन जाते हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, क्रिएटिविटी एनर्जी जहाँ पर होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि बच्चों के लिए कोई सीमाएं नहीं होती। छोटे बच्चे खेलते हुए सभी घर को अपना घर समझते हैं और घरों के जो बंधन है या घरों की जो सीमाएं हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक उसी तरीके से कवि कविता लेखन के समय भाषा और समय की कोई सीमा उसके लिए नहीं होती। कविता है वो कालातीत होती है, समय की सीमाओं से या समय के बंधनों से परे होती है। यही कवि बताना चाहते हैं। अब कविता का पहला बंद देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो साधारण खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है और माने शब्द का अर्थ होता है आशय और उड़ान एक प्रचलित हिंदी शब्द है, सभी को पता है। आकाश में उड़ना, परवाज शब्द का भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कवि का कहना है कि कविता कल्पना की एक उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान बहुत व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो इस बंद में कवि का मानना है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती, जबकि चिड़िया की उड़ान की अपनी सीमाएं होती है। यदि इस अंश के हम विशेष सौंदर्य की बात करें तो चिड़िया क्या जाने में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और कविता का यहाँ मानवीकरण हमें देखने को मिलता है। संपूर्ण
कविता के अंश में लाक्षणिकता का पुट है और कविता की उड़ान में क वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। यहाँ पर इसी अंश का भावार्थ स्पष्ट किया गया है कि कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते और कविता कल्पना की एक ऐसी उड़ान है, इसे सिद्ध करने के लिए चिड़िया का उदाहरण, साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में भी मानना है कि वह असीमित है और कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान उनसे बहुत अधिक विस्तृत होती है और कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। और इस अंश में यदि हम शब्दार्थ की बात करें तो एक ही शब्द देखने को मिलता है, महकना, यानी खुशबू बिखेरना या खुशबू को फैलाना। इसमें कवि का मानना है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन खुश होता है और उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल है वो कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं और फिर अपनी खुशबू बखेर कर मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, जबकि कविता है वह अपनी सुगंध हमेशा बिखराती है। कविता एक ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में समाई रहती है, लोगों को प्रेरणा देती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, उनकी संवेदनाओं को छूती है। इस प्रकार फूल और कविता में प्रारंभिक समानता होते हुए भी कविता है वो फूलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वह काल की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। वह हमेशा खिली रहती है, हमेशा अपनी भावनाओं की खुशबू है वो बखेरती रहती है। यदि विशेष की बात करें तो यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। मुरझाए महकने शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसमें मैं वर्ण की निश्चित क्रम में आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार और फूल क्या जाने में वही प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसी अंश का अर्थ दिया गया है। कविता का जो तीसरा और अंतिम अंश है, इसमें पूर्ण रूप से समानता कविता की एक बच्चे के खेल से बताई गई है। प्रारंभ में कवि फूल से तुलना करता है, उससे पहले कवि कविता की चिड़िया की उड़ान से तुलना करता है, लेकिन कवि का मानना है कि ये दोनों ही तुलना है वो सीमित है, क्योंकि कविता इन दोनों से कहीं आगे है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर,
सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। सब घर एक कर देने से यहाँ पर आशय है अपने पराये में कोई भेद नहीं करना, जैसे कि बच्चे के स्वभाव में हमें देखने को मिलता है। कवि का कहना है कि कविता को बच्चों के खेल के समान मानना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का खेल है, शब्दों की ही क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। जैसे ही अनुकूल घटनाक्रम, अनुकूल परिस्थितियाँ कवि की संवेदनाओं को छू जाती है, वह कविता के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में कोई भेद नहीं करते। इसी तरह कविता अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करती है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है और कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। जिस तरीके से बच्चे इन सारे बंधनों से मुक्त होते हैं और सभी के घर को अपना घर समझते हैं, ठीक यही प्रवृत्ति हमें कविता के अंदर देखने को मिलती है। वह भी निर्बाध रूप से बेरोक टोक शब्दों से क्रीड़ा करती हुई हम सबकी संवेदनाओं को छू जाती है। यदि विशेष सौंदर्य की हम बात करें तो यहाँ पर कवि कर्म और बच्चों की क्रीड़ा में समानता बताई गई है। बच्चा ही जानने पंक्ति जो इस अंश में आई है, उसमें बाल मन की सरलता को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। संपूर्ण कविता में मुक्त छंद का प्रयोग है, ये छंद मुक्त कविता है। और अलंकारों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता के तीसरे अंश का भावार्थ भी यहाँ पर बताया गया है कि कविता और बच्चों के खेल में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी शब्दों का एक खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी और कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने और पराये का भेद नहीं रखते। इसी प्रकार कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाह्य संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। वह अपनी कविता लेखन के समय ये नहीं सोचता कि उनकी कविताओं को पढ़कर लोग उनके बारे में, उनकी भावों या उनकी संवेदनाओं के बारे में क्या सोचेंगे। और वही बेपरवाही हमें बच्चों के खेल में देखने को मिलती है। जिस तरह बच्चों पर भी कोई बंधन लागू नहीं होते, ठीक कविता पर भी कोई बंधन लागू नहीं होते। इस प्रकार कवि का मानना है कि एक बच्चे और उसके मनोभाव और उसके खेल में जो कुछ हमें देखने को मिलता है, वही सारी बातें हमें कविताओं में भी देखने को मिलती है। इसलिए बच्चों के खेल से कविता की पूर्ण समानता कवि के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। काव्य सौंदर्य की हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, किस तरह की प्रश्नात्मक शैली यहाँ पर देखने को मिलती है। कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता का पुट अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। और अंतिम अंश में बाल मनोविज्ञान की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कवि ने की है। अब
इस अंश के मूल्यांकन प्रश्न। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, वह समाज को एक करती है। दूसरा जो प्रश्न है वह है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है कि कविता एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता, अपनी सुगंध, अपने सुंदर रंग से समाज को प्रसन्नता देते हैं। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग बिखेरती है, तरह तरह के रसों की हमें अनुभूति कराती है और उसकी खुशबू सनातन है, हमेशा बनी रहने वाली है। वह हर युग में मानव को आनंद देती आई है। प्रश्न 3 की हम बात करें तो कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो कवि का मानना है कि बच्चे और कविता को एक समान रखा जा सकता है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है और वह असीमित होती है। उनके खेलने की भी कोई सीमा नहीं होती और उनके अपने सपने भी असीम होते हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार कवि का मानना है कि कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसके लेखन का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है और कविता के अंदर भी कल्पना की कोई कमी नहीं होती। इसलिए कविता की समानता कवि ने बच्चे से की है। प्रश्न 4 कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, वह अमर है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जो कविताएं हजारों साल पहले लिखी गई वह भी आज मानवीय संस्कृति को प्रेरणा देने का कार्य करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि कविता उन फूलों की तरह होती है जो कभी मुरझाते नहीं है। और 5वां और अंतिम प्रश्न है कि कविता में प्रयुक्त किन्हीं 2 अलंकारों का उल्लेख कीजिए। तो हमने विशेष सौंदर्य के अंतर्गत पढ़ा कि कविता की जहाँ क और क की निश्चित क्रम में आवृत्ति हो रही है थी, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार था। और मानवीकरण अलंकार भी हमें कविता में देखने को मिलता है, जहाँ पर कविता के क्रिया व्यापार को एक बच्चों के समान बताया गया है और उस पर चेतनता का या सजीव होने का आरोप दिखाई देता है। धन्यवाद।